हेलो नमस्कार साथियों। मैं सागर स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। तो जल्दी से आप लोग आ जाओ। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से आप लोग बताएंगे और आप लोग एक बार जल्दी से कमेंट करके बता देंगे कि यस हम लोग आ चुके हैं। ठीक है भाई। और आप लोगों को ये सेशन क्या करना है और भी साथियों को शेयर करना है ताकि आपके जो भी साथी हैं, भाई हैं, बंधु हैं, वो भी आ सकें, वो भी सेशन से जुड़ सकें। और जो भी आपके मित्र यार पढ़ते हैं साथ में, सभी लोगों को आप लोग बुला लो। ठीक है भाई। क्योंकि जो हमारा सेशन है वो क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, चलो जी। राधे राधे भाई, राम राम सभी को, राम राम सभी को, राधे राधे। चलो जी, हम लोग क्या करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो देखो, आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम्पुल पर चल रहा है बहुत ही शानदार डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट कितने परसेंट का है भाई? तो ये आपको दिया जाएगा कितने परसेंट का? 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। लेकिन आपको ये कैसे मिलेगा भाई? आपको कोड यूज करना है सुपर 50। आपको क्या करना है? सुपर 50 कोड यूज करना है। और जब आप ये सुपर 50 कोड यूज करोगे तो आपको एग्जाम्पुल के परचम बैच पे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बेसिकली इसकी फीस कितनी रखी गई है? तो आप कहोगे सर जी 1300 फीस है। कितनी है इसकी? 1300 फीस है। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। बट 1300 पर भी आपको क्या मिल जाएगा? 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये 10 के 10 कोर्स आपको कितने के? 650 के पड़ जाएंगे। कितने के? 650 रुपए के आपको कोर्स पड़ जाएंगे। अब इससे सस्ता और क्या चाहिए? आप भी जानते हो 650 रुपए में यदि आपको 10 बैच मिल रहे हैं, 650 रुपए में यदि आपको 10 बैच मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई। पढ़ लो, एक बार तैयारी कर लो बिल्कुल जिद के साथ और सिलेक्शन ले लो, सिलेक्शन ले लो। ठीक है भाई। चलो तो हम लोग करते हैं स्टार्ट। इससे पहले आप लोग थोड़ा सा एक पॉइंट और समझ लो। यदि आप लोग कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी, यदि आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या याद रखना है कि जो आपका टेस्ट वाले हैं ये आप ही लोगों के लिए साइट बनाई गई है। ठीक है भाई। तो आपको जाना है गूगल पे और गूगल पे आपको डालना है www.testwale.com। और जब आप लोग ये फिलअप करोगे वहां पे तो पूरा का पूरा एक पेज खुलकर आ जाएगा और वहां पे आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर ये सारी चीजें भरनी रहेंगी। तो आप लोग वहां पे भर देंगे। फिर आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करके उसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे। मतलब ज्वाइन करने का ये नहीं है कि आपको पैसे लगेंगे, नहीं, सब सारी चीजें फ्री हैं। उसको आप लोग ज्वाइन करके और टेस्ट देना शुरू कर दो। ठीक है भाई, समझ गए? हर एक एग्जाम के वहां पे क्या है, टेस्ट अवेलेबल हैं। समझ गए? चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो हमारा सेशन है इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? जीके जीएस के क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसमें? हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चन पढ़ेंगे। किसके? जीके और जीएस के क्वेश्चन पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है भाई। तो इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी, मतलब साइंस के क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है भाई, टेंशन मत लेना। तो साइंस के क्वेश्चन भी कुछ जो मेजर क्वेश्चन होंगे वो हम आपको बता देंगे कि साइंस के क्वेश्चन आपके इस टाइप से आते हैं और इस प्रकार से पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। ठीक है भाई। और टेंशन मत लेना, एग्जाम भाई आपके हो रहे हैं और पर्टिकुलर होते रहेंगे। बस आपको पढ़ाई करनी है नियमित तरीके से। ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है। आप लोग क्या करेंगे, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या पूछा गया है कि चोल राजाओं का शासन कहां पर था। मतलब जी बेसिकली क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि मतलब चोल राजाओं का शासन कहां पे था, चालुक्य राजाओं का मतलब शासन कहां पे था, सातवाहन वंश का शासन किस क्षेत्र में था। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैक्सिमम। और ज्यादा से ज्यादा आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि चोल वंश का संस्थापक कौन था। बस, और क्या, ज्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो चोल राजाओं का शासन कहां पे था? तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, या केरल में, या फिर कहां पे? बंगाल पर। तो देखो जो आपका चोल राजा थे, जो चोल राजा थे इनका शासन कहां पे था? तमिलनाडु में था। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है भाई। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब यदि आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाए कि जो चोल वंश है, चोल वंश की स्थापना किसने की थी, तो आप बताओगे विजयालय ने की थी। किसने? विजयालय ने की थी। विजयालय ने क्या की थी, चोल वंश की स्थापना की थी। और चोल वंश की राजधानी क्या थी, तो आप कहोगे तंजौर थी। क्या थी? तंजौर, तंजौर थी। इसी को हम लोग तंजावुर के नाम से जानते हैं, तंजावुर, इसी को हम लोग तंजावुर के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गई है? इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या हो जाएगी, चेन्नई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चेन्नई हो जाएगी। और चेन्नई आपको पता होना चाहिए, चेन्नई में क्या है, तमिलनाडु का हाईकोर्ट भी है। और चेन्नई हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी कब? 1862 में हुई थी। पहले इस हाईकोर्ट को हम लोग मद्रास हाईकोर्ट के नाम से जानते थे। किस नाम से? मद्रास हाईकोर्ट के नाम से जानते थे। लेकिन मद्रास का नाम क्या रखा गया था, तमिलनाडु रखा गया था। कब? 1969 में रखा गया था। यह भी आप लोग क्या करते हैं, अच्छे से जानते हैं। समझ गए बात को? यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चेन्नई में कौन कौन से बंदरगाह हैं, तो चेन्नई बंदरगाह, तूतीकोरन बंदरगाह और एन्नौर बंदरगाह कहां पे हैं? चेन्नई में है। राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट। तो ये देखो, जैसे हमने एक आपका राजवंश का क्वेश्चन करवाया,
कि भाई चोल राजाओं का राजवंश कहां पे था, उसकी राजधानी कहां पे था, कहां पे थी, और किसी वंश की या फिर किसने स्थापना की, इस टाइप से आपका क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई, ये आपकी क्या हो जाएंगे, राजवंश हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगी, उनकी राजधानी हो जाएंगी, और ये क्या हो जाएंगे, उनके संस्थापक हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। यदि आपको पीडीएफ यहां पे अच्छे से दिखाई नहीं दे रही है तो आप लोग क्या करेंगे, पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, और ये पीडीएफ आपको कहां पे मिल जाएगी, एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। कहां पे, एप्लीकेशन पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा आपको ये पीडीएफ कहां पे मिलेगी, इसके अलावा आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी example88@gmail.com, example88@gmail.com। इस मेल आईडी पे आपको क्या करना है, मेल करना है, और आपको लिखना है हमें मतलब इस एग्जाम से रिलेटेड सारी पीडीएफ चाहिए, तो आपको ऑल सब्जेक्ट की पीडीएफ मिल जाएगी एमसीक्यू की। ठीक है भाई, चलो जी। कृष्णदेव राय द्वारा रचित अमूल्य माल्यद, अमुक्त माल्यद किस भाषा में लिखा गया है, तो ये हिंदी भाषा में लिखा गया, या संस्कृत भाषा में लिखा गया, या फारसी भाषा में लिखा गया है, या फिर किस में लिखा गया है, तेलुगु भाषा में लिखा गया है। तो जल्दी से आप लोग बताओ क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सही उत्तर क्या आ जाएगा। देखो भाई, जो आपका अमुक्त माल्यद है, जो अमुक्त माल्यद है, ये क्या हो जाएगा, किसने रचित किया, तो कृष्णदेव राय ने रचित किया, इसके द्वारा रचित किया गया था, और ये किस में लिखा गया है, तेलुगु भाषा में लिखा गया है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है भाई, हिंदी क्या हो जाएगी हमारी सबसे, हिंदी नहीं सॉरी, संस्कृत क्या हो जाएगी, हमारी सबसे प्राचीन भाषा हो जाएगी। संस्कृत हमारी सबसे प्राचीन भाषा हो जाएगी, और संस्कृत से क्या बनी है, पाली बनी है। कौन सी बनी है, पाली बनी है। पाली से कौन सी, प्राकृत भाषा बनी है। कौन सी बनी है, प्राकृत भाषा बनी है, ये भी आपको याद रखना है। और प्राकृत के बाद कौन सी बनी है, अपभ्रंश बनी है, अपभ्रंश भाषा बनी है, अपभ्रंश। और अपभ्रंश के बाद कौन सी भाषा बनी है, तो अपहट्ट, कौन सी, अवहट्ट बनी है। ठीक है भाई, और क्वेश्चन पूछा जाएगा अवहट्ट से किसका निर्माण हुआ है, तो आप कहोगे हिंदी का निर्माण हुआ है। किसका, हिंदी का निर्माण हुआ है। और क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया था, तो आप बताओगे 14 सितंबर को। कब, 14 सितंबर 1947 में, 14 सितंबर 1949 में, 14 सितंबर 1949 में हिंदी को क्या बनाया था, राजभाषा बनाया गया था। ठीक है भाई, और हिंदी के राजभाषा से संबंधित आपका कौन सा भाग है, तो भाग नंबर है कौन सा, याद रखेंगे, भाग नंबर 17 है उसका संविधान का। ठीक है भाई, और आर्टिकल कौन सा है, तो 343 है। कौन सा है, आर्टिकल 343। मतलब ये सारी चीजें भी आपको याद रखनी है, ये भी हमसे क्वेश्चन पूछी आती हैं। तो राइट आंसर डी आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये देखो, जैसे हमने एक बुक के बारे में पढ़ा, समझ रहे हो आप लोग, जैसे भाई आपको आंसर करने हैं, हर एक क्वेश्चन का आंसर करना है, शांत नहीं बैठना है भाई आपको। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, शानदार। तो आप सभी लोग क्या करेंगे, आंसर करते जाएंगे हर एक क्वेश्चन का। ठीक है भाई, तो देखो आपको पता होना चाहिए ये क्या हो जाएंगी, आपकी प्रमुख पुस्तकें हो जाएंगी। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य हैं, इंडिका के लेखक मेगस्थनीज हैं, और मेघदूत के लेखक कौन है, कालिदास हैं, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाखदत्त है। तो इस टाइप से आपको पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, भुवनेश्वर में, पुरी में, कोणार्क में, या फिर कहाँ पे, महाबलीपुरम में। तो देखो आपको इतना तो पता चल गया कि जो लिंगराज मंदिर है ये कहाँ पे, उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे, उड़ीसा में स्थित है, और उड़ीसा की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल को। कब, 1 अप्रैल 1936 में की गई थी, है ना। और उड़ीसा का पुराना नाम क्या है, कलिंग है। ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, समझ गए, बहुत बढ़िया। तो जो आपका लिंगराज मंदिर है ये कहाँ पे है, उड़ीसा में, भुवनेश्वर में हो जाएगा, और उड़ीसा की राजधानी क्या हो जाएगी, भुवनेश्वर हो जाएगी। लेकिन उड़ीसा का हाईकोर्ट कहाँ पे है, उड़ीसा का हाईकोर्ट, तो आप कहोगे सर जी कटक में है। कहाँ पे, कटक में है। और यहीं पर क्या है, राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान भी है। कहाँ पे, कटक में। और कटक हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 1948 में। कब हुई थी, 1948 में कटक हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। ठीक है भाई, समझ गए। कोणार्क मंदिर, इसी को हम लोग सूर्य मंदिर के नाम से जानते हैं। अच्छा, सूर्य मंदिर आपका कहां पे है, कोणार्क में है। कौन सा, सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर कहां पे है, कोणार्क में है। और सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था, तो नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, समझ गए। और कोणार्क मंदिर को यूनेस्को में कब मिलाया गया था, तो आप कहोगे सर जी 1984 में मिलाया गया था। कोणार्क मंदिर जो सूर्य मंदिर है इसका आकार कैसा है, तो रथ के समान है। किसका है, कैसा है, रथ के समान है। और इसी को हम लोग ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये आपने मंदिर पढ़ लिए, दोनों मंदिर पढ़ लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम आपको भारत के सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर पढ़ाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, ये देखो, ये पूरे भारत देश के इंपॉर्टेंट मंदिर हो जाएंगे। जैसे आपने देखा है भाई, वैष्णो देवी मंदिर कहां पे है, जम्मू में है। आपने देखा होगा दिलवाड़ा जैन मंदिर कहां पे है, माउंट आबू में है। आपने देखा होगा सोमनाथ मंदिर कहां पे है, आपका गुजरात में हो जाएगा। आपने देखा होगा कामाख्या देवी मंदिर कहां पे है, ये आपका गुवाहाटी में है। उम्मीद है ये सारी चीज आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रही होंगी, और यदि नहीं भी दिखाई दे रही है तो हम थोड़ा सा और जूम कर देते हैं तो आपको दिखाई देने लग जाएंगे। ये लो, ये लो, ये लो भाई साहब, ये लो।
ठीक है, अब आपको दिखाई दे रही होंगी। ठीक है भाई, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, हमारे मंदिर हो जाएंगे, ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, मंदिर हो जाएंगे। यहाँ पे ज्यादा आ गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे ज्यादा आ गया, ये लो। ठीक है भाई, समझ गए बात को, ये लो, हमने मतलब वैसे ही कर दिया जैसा पहले था। ठीक है भाई, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से देख पाए इन चीजों को। ठीक है, तो पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है। नेक्स्ट, दिल्ली स्थित राजघाट किसकी समाधि स्थल है? तो दिल्ली के राजघाट में किसकी समाधि स्थल है? यार ये तो हिल रहा है। चलो, दिल्ली स्थित राजघाट किसकी समाधि स्थल हो जाएगी? तो आप कहोगे सर जी महात्मा गांधी की हो जाएगी। किसकी? महात्मा गांधी की हो जाएगी। ठीक है भाई, याद रखना। और महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? आप कहोगे सर जी 30 जनवरी 1948 में। 30 जनवरी 1948 में किसने गोली मार दी थी? तो नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी। और नाथूराम गोडसे की एक बुक है, मैंने गांधी को क्यों मारा। इस बुक को जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि गांधी जी की मृत्यु कैसे हुई, क्यों हुई, और नाथूराम गोडसे ने क्यों मारा, आखिर क्यों। इसका आंसर आपको मिल जाएगा कि क्यों मारा, तो पढ़ लेना बुक एक बार। ठीक है, हाँ, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम आपको सभी की क्या बताते हैं, समाधि स्थल बताते हैं। ये देखो भाई, राजघाट में किसका, महात्मा गांधी का क्या हो जाएगा, समाधि स्थल हो जाएगा। विजय घाट में लाल बहादुर शास्त्री का, किसान घाट में चौधरी चरण सिंह का, और वीर भूमि में किसका, राजीव गांधी का, और आपका महाप्रयाण में किसका, राजेंद्र प्रसाद का हो जाएगा। शांतिवन में किसकी समाधि स्थल हो जाएगी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। शक्ति स्थल में किसकी हो जाएगी? इंदिरा गांधी की हो जाएगी। अभय घाट में किसकी हो जाएगी? मोरारजी देसाई की। और चैत्र भूमि में किसकी? तो BR अंबेडकर की समाधि स्थल हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति कहां पर स्थित है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग क्या बताएंगे, इसका आंसर बताएंगे कि प्रसिद्ध बाहुबली की जो मूर्ति है, जो प्रसिद्ध बाहुबली की जो मूर्ति है, यह कहां पे है, यह कहां पे है? तो ये आपकी कहां पे हो जाएगी? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में हो जाएगी। कहां पे? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में हो जाएगी। ठीक है भाई, और कर्नाटक का पुराना नाम क्या था? तो मैसूर था। कर्नाटक का पुराना नाम क्या नाम था? तो मैसूर था। ये भी आपको याद रखना है। और मैसूर किसने रखा? हैदर अली ने रखा। किसने? हैदर अली ने रखा। और कब रखा? 1761 में। 1761 में इसका नाम रखा गया था क्या? मैसूर। यानी मैसूर की स्थापना हैदर अली ने की थी। कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो आप कहोगे सर जी बेंगलोर है। क्या है? बेंगलोर कर्नाटक की क्या हो जाएगी? राजधानी हो जाएगी। और बेंगलोर को हम लोग सिलिकॉन वैली और इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जानते हैं। और यहीं पर क्या है? इसरो का हेडक्वार्टर है। ठीक है भाई, अब बात ये आती है कि जो आपका कर्नाटक है, यहाँ के सीएम कौन हो जाएंगे? तो बसवराज बोम्मई, और गवर्नर हो जाएंगे थावरचंद गहलोत हो जाएंगे। चलो जी, कुछ और हम लोग समझते हैं यहां से। अब बात ये आती है कि जो ये मूर्ति है, ये किस धर्म से संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म से संबंधित है। जो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव, कौन थे? ऋषभदेव थे। ऋषभदेव थे। तो ऋषभदेव के ये क्या हो जाएंगे? पुत्र हो जाएंगे। ठीक है भाई, और ये इनकी पुत्र की जो प्रतिमा है, ये कितनी ऊंची है? ये हो जाएगी 18 मीटर लंबी। कितनी हो जाएगी? 18 मीटर लंबी हो जाएगी, है ना। और इसकी प्रतिमा का जो पूजन होता है वो प्रत्येक कितने 12 वर्ष में होता है। प्रत्येक 12 वर्ष में इसका पूजन होता है। और जब इसका पूजन होता है तो उस पूजन को कहा जाता है महामस्तकाभिषेक। क्या कहा जाता है? महामस्तकाभिषेक। जब पूजन होता है तो पूरा का पूरा आपको पता होना चाहिए, जैन धर्म के जो भी लोग होते हैं वो यहां से जाते हैं और पूरा का पूरा दूध, दही, घी सबको चढ़ाते हैं ताकि इनकी प्रतिमा क्या हो जाए? पूरी शुद्ध हो जाए। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा अपना? सी आ जाएगा। क्या जाएगा? सी। कभी कभी तो हमसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये प्रतिमा किसने बनवाई थी? तो आप कहोगे ये बनवाई थी चामुंड राय ने। किसने? चामुंड राय ने। चामुंड राय ने बनवाई थी। ये आपको याद रखना है। समझ गए? ये क्या था? राजा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? जल्दी से बताएंगे भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैक्सिमम का सही आंसर आ रहा। कुछ लोग तो आंसर ही नहीं कर रहे हैं भाई। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत आ रही है भाई? आंसर तो करेंगे। ऐसे थोड़ी होता है कि आंसर ही ना करें। आपको आंसर कैसे करना है? जैसे क्वेश्चन नंबर हम 6 कर रहे हैं, तो यदि आपका आंसर ए आ रहा है तो आप लोग 6 का ए लिखेंगे। यदि आपका आंसर बी आता है तो आप लोग 6 का बी लिखोगे। यदि आपका आंसर सी आता है तो आप लोग 6 का सी लिखोगे। यदि आपका आंसर डी आता है तो आप लोग 6 का क्या लिखोगे? डी लिखोगे। ये सारी चीजें आपको क्या करनी है? नोट करनी है। समझ गए? मतलब कमेंट बॉक्स में लिखनी है सारी चीजें। तो जल्दी से आप बताओ कौन सा हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है। कौन सा युग में क्या नहीं है? सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। जल्दी से आप लोग बताएंगे। बहुत बढ़िया, तो जल्दी से आप बताओ। देखो, मिस्ट्रल हवाएं कहां पे चलती हैं? फ्रांस में चलती हैं। सही बात है। यामू हवाएं कहां पे? जापान में चलती हैं। सिरुको हवाएं कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में। नहीं यार,
सिरोको हवाएं कहां पे चलती हैं? इटली में चलती हैं। कहां पे? इटली। कहां पे चलती हैं? इटली। डोसा। तो कहां पे? तो इटली में चलती हैं कौन सी? सिरोको हवाएं। और जो आपका खमसिन हवाएं ये कहां पे? मिस्र में चलती हैं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, क्योंकि हमसे यही पूछा गया था कि कौन सा मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, और ये देखो, ये आपकी प्रमुख हवाएं हो जाएंगी कि कौन सी हवा किस देश में चलती है और कौन सी हवा कैसी है। जैसे हमने बोल दिया लू, लू हमारी कैसी है? लू हमारी गर्म हवा है, और ये कहां पे चलती है? आपकी उत्तर भारत में चलती है। कहां पे? उत्तर भारत में चलती है। तो ऐसी आप लोग को क्या करनी है? हवाओं के नाम याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से किसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? जल्दी से आप बताओ, किसने? हैदर अली ने, या मीर कासिम ने, या शाह आलम सेकंड ने, या फिर टीपू सुल्तान ने? किसके द्वारा? जल्दी से आप बताओ। और इसमें से एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसने कहा था कि हजार दिन भेड़ की जिंदगी जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की जिंदगी जी लो। 1000 दिन भेड़ की जिंदगी जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की जिंदगी जी लो। ये किसने कहा था? टीपू सुल्तान ने कहा था। तो जल्दी से आप बताओ, क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार, एकदम शानदार, लाजवाब भाई, लाजवाब। तो देखो राइट आंसर क्या आ जाएगा, जबकि हमने टीपू सुल्तान के बारे में बताया भी है, राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? ये आपको क्या करना है? आंसर बताना है। जल्दी से आप लोग बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का पूछा गया है। किसका? पहले इसका कुछ और था, पहले इसका जुलाई से जून था, लेकिन अब 2022 से इसका क्या हो गया? चेंज हो गया। तो इसका क्या हो गया? अप्रैल से मार्च हो गया। क्या हो गया? अप्रैल से मार्च। इसका क्या है? राइट आंसर है। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और जो आपका रिजर्व बैंक है ये क्या है? भारत का सबसे बड़ा बैंक है। इसकी स्थापना की गई थी 1935 में, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में है। कहां पे? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका पहले हेडक्वार्टर कहां पे था? कलकत्ता में था। ठीक है भाई। और इसके आपकी हेड कौन हो जाएंगे? तो आप कहोगे सर जी शक्तिकांत दास हो जाएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ये हमारी क्या हो जाएंगी? पंचवर्षीय योजनाएं हो जाएंगी। ठीक है भाई। तो लेकिन हमें यह बताना है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। देखो जरा, आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाए पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय जो योजना है ये कहां से शुरू हुई? तो आप बताओगे राजस्थान से शुरू हुई। कहां से? राजस्थान से शुरू हुई। राजस्थान के किस जिले से? तो आप कहोगे सर जी नागौर से शुरू हुई। कहां से? राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुई। कब शुरू हुई? तो आप कहोगे सर जी 1951 में। 1951 में शुरू की गई। समझ गए। और यही से क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू हुई? तो आप कहोगे सर जी 2 अक्टूबर को। कब? 2 अक्टूबर, हाँ जी 2 अक्टूबर 1959 में, 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई। किसने की? तो याद रखना पीटी जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। समझ गए। तो ये भी आपको याद रखना है। समझ गए। तो अब बात ये आती है कि कौन सा गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। क्या हो जाएगा? चौथी पंचवर्षीय योजना। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चलेगी, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चलेगी, और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चलेगी, और चौथी पंचवर्षीय योजना का यहां पे क्या हो जाएगा? एक गैप हो जाएगा, और गैप की वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा डी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है भाई। अब देखो हम आपको बताते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि 1966 से क्या हो जाएगा? 1966 से भाई आप यहां पे कितने 3 साल का गैप हो जाएगा। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना जो है इसका जो टाइम पीरियड हो जाएगा, क्या जो चौथी पंचवर्षीय योजना है इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 1969 से 1974 हो जाएगा। ठीक है भाई। तो ये आपकी पूरी की पूरी पंचवर्षीय योजनाएं हो जाएंगी। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? जल्दी से आप लोग बताओ, राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो देखो, जो भारत का राष्ट्रपति होता है वह किससे शपथ लेता है? वह सीजेआई से शपथ लेता है। किससे? सीजेआई से शपथ लेता है। यह बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है भाई। तो राष्ट्रपति जो होता है भारत का वह किससे शपथ लेता है? सीजेआई से शपथ लेता है। समझ गए। ठीक है भाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो आप कहोगे सर जी 26 जनवरी 1950 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। और इसके पहले अध्यक्ष कौन है? तो एच.जे. कानिया। कौन हो जाएंगे? एच.जे. कानिया। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब जैसे हमने क्वेश्चन पूछा, अच्छा ये तो राज्यपाल से संबंधित है।
तो ये क्या हो जाएंगे आपके राज्यपाल से संबंधित क्या हो जाएंगे, आर्टिकल हो जाएंगे, अनुच्छेद हो जाएंगे, ऐसी कोई बात है नहीं है। मतलब क्वेश्चन से अलग दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इनको क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है भाई, समझ गए। नेक्स्ट, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है एक प्रकार का, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है एक प्रकार का। देखो हम बार बार कह रहे हैं, यदि आपको पूरा का पूरा पीडीएफ चाहिए और आपको और भी रिलेटेड आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, मैसेज करना है। कहां पे आपको मैसेज करना है, एग्जामपुर 88@gmail.com, इस पे आपको क्या करना है, मैसेज करना है। ठीक है भाई, समझ गए बात को, इस पे आपको मैसेज करना है example88@gmail.com। इस पे जब आप लोग मैसेज करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको लिखना है पूरा का पूरा कि मुझे इस एग्जाम से रिलेटेड इस सब्जेक्ट की पूरी पीडीएफ चाहिए, इंपोर्टेंट एमसीक्यू, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है भाई, समझ गए बात को, बहुत बढ़िया। तो नोट करना है, निम्नलिखित में से वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है एक प्रकार का, कैसा है, मूल अधिकार है या आपका गैर संज्ञक अधिकार है या फिर विधिक अधिकार है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो जो संपत्ति का अधिकार है ये किस आर्टिकल में था, ये आर्टिकल 31 में था। किस में, 31 में था। लेकिन अब ये क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया और किस में रख दिया गया, तो ये आर्टिकल 300 का ए में रख दिया गया। अब इसे क्या बना दिया, विधिक अधिकार बना दिया। क्या बना दिया, विधिक अधिकार बनाया। तो कब बनाया गया इसको बनाया गया 1978 में। किस संविधान संशोधन द्वारा, 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा। ये भी आपको याद रखना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सही उत्तर हो जाएगा भाई साहब, याद रखना सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएंगे, हमारे मौलिक अधिकार हो जाएंगे। समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए कराए जाते हैं। तो आपकी ये क्या हो जाएगी, ट्रिक हो जाएगी। और 6 के 6 हमारे क्या हो जाएंगे, मौलिक अधिकार हो जाएंगे। और मौलिक अधिकार आपके अमेरिका से लिए गए हैं। नोट, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी से किसी पिंड का पलायन वेग होता है, पृथ्वी से किसी पिंड का पलायन वेग होता है तो भारी पिंडों के लिए अधिक होता है या हल्के पिंडों के लिए अधिक होता है या समान, चाहे पिंड का द्रव्यमान कुछ भी हो, या पिंड के द्रव्यमान के वर्ग के समानुपाती होता है। तो गलत बात है। पिंड का जो आपका पलायन वेग होगा वो समान होगा, चाहे पिंड का द्रव्यमान कुछ भी हो। और पिंड का पलायन वेग कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, ये आपका पिंड का पलायन वेग होता है। ठीक है भाई, ये पृथ्वी का पलायन वेग है। और जब इस वेग से आप किसी भी पिंड को फेंकोगे, चाहे वो पिंड इतना बड़ा हो चाहे ये पेन हो, आपका इसी वेग से फेंकना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये बहुत ऊपर जाएगा और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र पार कर जाएगा और ये पेन कभी लौटकर वापस नहीं आएगा। समझ गए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा अपना, डी हो जाएगा। नेक्स्ट, सिनेवार अयस्क है, किसका अयस्क है, जल्दी से आप बताओ। शीशे का या फिर पारे का या फिर चांदी का या फिर किसका, जस्ते का। तो सिनेवार किसका अयस्क है, एक बार जल्दी से आप लोग बताएंगे। इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सिनेवार किसका अयस्क है। ठीक है भाई, तो क्या लगता है आपको, क्या होगा इसका राइट आंसर, ए होगा या बी होगा या सी होगा या फिर डी होगा। तो सिनेवार किसका, पारे का है। किसका, पारे का। यानी इसको हम लोग, इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, Hg। ठीक है भाई, और ये हमारी क्या हो जाएगी, द्रव धातु हो जाएगी। ये हमारी क्या हो जाएगी, द्रव धातु हो जाएगी। ये हमारी क्या हो जाएगी, द्रव धातु हो जाएगी। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। समझ गए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्रव अधातु क्या है, तो आप बताओगे Br, यानी ब्रोमीन हो जाएगी, द्रव अधातु हो जाएगी। नेक्स्ट, अब जैसे हमने आपको एक धातु के अयस्क के बारे में बताया तो आपके और सारे अयस्क हो जाएंगे। जैसे लोहा, क्वेश्चन पूछा जाएगा लोहे के अयस्क कौन से हैं, तो आप बताओगे हेमेटाइट और आपका मैग्नेटाइट। तांबे के अयस्क कॉपर पाइराइड और आपके मेलेकाइट। कैल्शियम के अयस्क मैग्नीशियम के अयस्क। तो इनको आप लोग क्या कर लेना, नोट कर लेना। ठीक है भाई, समझ गए। साइंस के क्वेश्चन भी आपके आ रहे हैं और ये बात आप लोग जानते ही हैं, तो आप मेरे साथ भी साइंस पढ़ लो, क्या दिक्कत है ना भाई। 1-2 क्वेश्चन साइंस के आ गए हैं तो क्या ही दिक्कत है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है, और रासायनिक सूत्र क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर, जो ब्लीचिंग पाउडर बनता है ये किससे बनता है, ये क्लोरीन और किससे, ये क्लोरीन से बनता है और प्लस किससे, चूना से बनता है। किससे, चूना से बनता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है भाई, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaOCl2। हाँ, CaOCl2 क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला हो जाएगा CaOCl2। ठीक है भाई, ये क्या हो जाएगा आपका, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस किस्म के कोयले में कार्बन की मात्रा अधिक पाई जाती है। निम्नलिखित में से
किस किस्म के कोयले में कार्बन की मात्रा अधिक पाई जाती है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस या आपका लिग्नाइट या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से आप लोग क्या बताएंगे, इसका राइट आंसर बताएंगे। देखो आपको पता होना चाहिए जो कोयले की मात्रा होती है, जो अधिक होती है, वो किसमें होती है? वो होती है एंथ्रासाइट में। किसमें होती है? एंथ्रासाइट कोयले में अधिक होती है। ठीक है भाई। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुड क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है? गुड क्वालिटी का, तो आप बताएंगे एंथ्रासाइट होता है। लेकिन मतलब बैड क्वालिटी का या निम्न क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है? निम्न क्वालिटी का, तो आप बताओगे पीट कोयला होता है। कौन सा? पीट। तो जो पीट कोयला होता है ये क्या होता है? निम्न क्वालिटी का कोयला होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंथ्रासाइट कोयला हो जाएगा। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब जैसे कोयला है तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोयले का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पे होता है? चांदी का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पे होता है? लोहे का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पे होता है ना? और मैग्नीज का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पे होता है? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे हमने बोल दिया हीरा, तो हीरे का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पे होता है? आप कहोगे सर जी देशों में, आप लोग क्या बताएंगे? रूस बताएंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा चांदी का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पे होता है? तो आप कहेंगे आपका मैक्सिको में होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा थोरियम का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पे होता है? तो आप कहेंगे भारत में। तो ये सबसे ज्यादा क्या है आपके उत्पादन में? क्या है? देश हो जाएंगे। ठीक है, मिनरल्स उत्पादन में। तो इनको आप लोग नोट कर लेंगे और ये पीडीएफ आपको कहां पे मिल जाएगा? एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा और वहां पे भी मिल जाएगा। इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु वायरस जनित है? जल्दी से आप बताओ। टाइफाइड या टीबी या हैजा या फिर क्या हो जाएगा? हेपेटाइटिस। तो जल्दी से आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 16 का क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा जो आपका बीमारी है वो किससे संबंधित है? विषाणु से संबंधित है। तो देखो जो आपका हेपेटाइटिस है ये किससे संबंधित है? ये विषाणु से संबंधित है। राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। अब ये देखो ये आपकी बीमारियां हो जाएंगी जो कि किससे संबंधित हैं? कुछ आपकी जीवाणुओं से संबंधित हैं, कुछ आपकी विषाणुओं से संबंधित है। चलो हम आपको बताते हैं कौन सी बीमारी किससे संबंधित है, आप लोग पढ़ते जाना। ठीक है भाई। तो जीवाणु से होने वाले रोग, टिटनेस, हैजा, टाइफाइड और काली खांसी, प्लेग, डिप्थीरिया, निमोनिया और कोड़। ठीक है भाई। विषाणु से होने वाले रोग नोट कर लेना, एड्स, रेबीज, डेंगू, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता, खसरा, ट्रैकोमा, पोलियो और मेनिंजाइटिस, हर्पीज। ये रोग किससे हो जाएंगे? आपके विषाणु से हो जाएंगे। लेकिन कवक से होने वाले रोग, कवक से किससे? जो कवक वगैरह से होते हैं आपके रोग, जैसे गंजापन और खुजली वगैरह। खुजली है भाई, खुजली है भाई, खुजली यदि हो जाए तो खुजली होने का दुख हमें उतना नहीं होता है जितना खुजली खुजाने का सुख हमें होता है भाई साहब। खुजली है भाई, खुजली है। तो ये यार एक से बीमारी है यार, मतलब ऐसी अजीब सी बीमारी होती है। गंजापन हो जाए तो ऐसा लगता है कि यार सब कुछ चला गया, कुछ नहीं है जिंदगी में है। तो भाई ऐसी भाई बीमारी होती है। ठीक है, चलो जी। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? जल्दी से आप बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन आपका वो होता है जिसको हम लोग पुनः प्राप्त कर सके, वो हमारा भौतिक परिवर्तन होता है। जैसे आपने देखा होगा बर्फ से जल बना लो, जल से बर्फ बना लो। ठीक है भाई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन होता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन भाई साहब, लोहे में जंग लगना, हमने आपको बताया था, लोहे की कहानी बताई थी। लोहा गया पानी के पास और कहा, पानी मैं तुमसे मित्रता करना चाहता हूं। पानी ने कहा बर्बाद हो जाएगा पागल सा, भाग जा यहां से। लोहा ने कहा यस मैं बर्बाद होना चाहता हूं। तो पानी ने कहा आजा फिर। तो पानी और जब लोहा एक होते हैं तो जंग लग जाता है भाई साहब। और जंग का फॉर्मूला क्या होता है? जंग का फॉर्मूला होता है Fe2O3 × XH2O। ठीक है भाई, ये भी आपको याद रखना है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है? तो लोहे में जंग लगना ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। देखो जरा, लग गया लोहे में जंग है, दूर रहना, बर्बाद हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, फिर मत कहना हमसे। पानी का जमना ये क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। लोहे का कोयले का जलना ये क्या हो जाएगा आपका? भौतिक परिवर्तन हमसे पूछा है। तो ये क्या हो जाएगा? पानी का जमना क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है भाई, पानी को जमा लो फिर उससे पानी बना लो। नेक्स्ट, जब दो भिन्न व्यास की केस नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई किसकी अधिक होती है? मतलब ये हमसे क्वेश्चन पूछा है कि हमारा क्या है? द्रव है। और द्रव में क्या है? दो भिन्न वाली केस नलियां हैं। एक तो है
क्या मोटे व्यास वाली, एक क्या हो जाएगी मोटे व्यास वाली हो जाएगी केस नली, और दूसरी क्या हो जाएगी पतले व्यास वाली हो जाएगी, क्या हो जाएगी पतले व्यास वाली केस नली हो जाएगी। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस में द्रव ऊंचाई तक चढ़ेगा, तो जो पतले व्यास वाली केस नली है इसमें द्रव क्या चढ़ जाएगा, ऊंचाई तक चढ़ जाएगा। दोनों केस नलियों में बराबर, गलत। अधिक व्यास वाली केस नली में अधिक, गलत। कम व्यास वाली केस नली में अधिक, सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये आपका किसका प्रतिपादन है, ये आपका किसका नियम है, तो आप कहोगे सर जी ये नियम है किसका, बर्नौली का है। किसका, बर्नौली थ्योरम है, समझ गए। बर्नौली थ्योरम क्या कहती है कि जितना कम व्यास होगा उतना ही प्रेशर क्या होगा, अधिक होगा। आपने देखा होगा जब किसी पाइप से पानी निकलता है, जब किसी पाइप से पानी निकलता है तो उसके बगल से हम जब दबा लेते हैं तो पानी का जो प्रेशर है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि व्यास क्या हो गया, कम हो गया, व्यास क्या हो गया, कम हो गया, समझ गए। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, बर्नौली थ्योरम हो जाएगी, समझ गए बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है, इसका आंसर नहीं बताया तूने भाई साहब, तो फिर पानी के पास भेज देंगे, फिर मत कहना कि भाई साहब पानी के पास क्यों भेज दिया है, बर्बाद होने के लिए। चलो जी, तो जल्दी से आप बताएं भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी हो जाएगी, विवेक एक्सप्रेस हो जाएगी। कौन सी, विवेक एक्सप्रेस। ये कहां से कहां तक चलती है, तो ये असम के डिब्रूगढ़ से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाती है। कौन सी, विवेक एक्सप्रेस, ठीक है भाई। नेक्स्ट, हड़प की नीति यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य हड़पे गए थे, जल्दी से आप लोग बताओ कौन से भारतीय राज्य हड़पे गए थे। इसका हमारा सही उत्तर क्या आ जाएगा, इसका हमारा सही उत्तर क्या आ जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग बताएंगे इसका सही उत्तर हमारा क्या रहेगा, ठीक है भाई। तो देखो, एक तो झांसी को हड़पा गया था, नागपुर को हड़पा गया था, और सतारा को हड़पा गया था। जो सतारा है ये कहां पे आता है, महाराष्ट्र में आता है। जो सतारा है ये कहां पे आता है, महाराष्ट्र में आता है, समझ गए आप लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है भाई। और ये हड़प की नीति कौन लाया था, तो डलहौजी। कौन, डलहौजी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार की ओर से शुरू किए गए भारतीय पोषण एंथम के रचनाकार कौन है, कौन थे, प्रसून जोशी थे। कौन थे, प्रसून जोशी थे। नेक्स्ट भाई, क्वेश्चन 30 हैं और हम 30 क्वेश्चन करके जाएंगे, ठीक है भाई, टेंशन मत लेना आप लोग। तो हम लोग पूरे क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी। तो देखो, आपको पता होना चाहिए जो खगोलीय वेधशाला है जिसको हम लोग जंतर मंतर बोलते हैं, ये किसके द्वारा बनवाई गई थी, तो जयसिंह सेकंड के द्वारा, या सूरजमल के द्वारा, या शाहजहां के द्वारा, या फिर किसके, अकबर के द्वारा। तो किसने बनवाई थी, जयसिंह सेकंड के द्वारा बनवाई गई थी, ठीक है भाई। और इसको जयपुर में भी बनवाया गया था। कहां पे, जयपुर में भी बनवाया गया था। दिल्ली की बात कर रहा है, ठीक है भाई, किसकी, दिल्ली की बात कर रहा है। लेकिन सबसे प्रथम कहां पे बनवाई गई थी, ये प्रथम बनवाई गई थी कहां पे, जयपुर में बनवाई गई थी। जयपुर में बनवाई गई थी। और जयपुर कहां पे पड़ता है आपका, राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान का हाईकोर्ट कहां पे हो जाएगा, तो जोधपुर में हो जाएगा। लेकिन राजस्थान की राजधानी क्या हो जाएगी, जयपुर हो जाएगी। और इसको कहा जाता है पिंक शहर। और इसको 2019 में कहां पे मिलाया गया था, तो यूनेस्को में मिलाया गया था। यूनेस्को की साइट में इसको जोड़ा गया था, ऐड किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जो हमारे जंतर मंतर है ये कितनी जगह है, 4 जगह है। दिल्ली में है, उज्जैन में है, और आपका जयपुर में है, और कहां पे, बनारस में है। ये भी आपको याद रखना है, समझ गए बात को। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं, तो कौन, आर्यभट्ट, या आपका ब्रह्मगुप्त, या फिर आपका भास्कराचार्य, या लल्ल। तो भाई साहब, लल्ल तो कोई नाम नहीं है, लल्ल तो बस ये ऐसे ही रख दिया उनने, है, लल्ल कोई नाम थोड़ी हो सकता है हो, लेकिन अपना आंसर लल्ल नहीं है, ठीक है भाई। आंसर क्या हो जाएगा, भास्कराचार्य हो जाएगा। भास्कराचार्य इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट। तो ये हो जाएंगे भाई कौन, भास्कराचार्य, जिन्होंने बीजगणित से संबंधित क्या दिया था, विशेष योगदान दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरे आंग्ला मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी, तो जल्दी से आप बताओ। मैंगलोर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, या मैसूर की संधि, या फिर किसकी, बिदनूर की संधि। तो किसने की थी, टीपू सुल्तान ने की थी। तो टीपू सुल्तान के द्वारा कौन सी संधि की गई थी, ये आपको क्या करना है, इसका आंसर बताना है। तो जल्दी से आप लोग बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखो, कौन सी संधि की थी भाई, ये की थी रंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। और ये किससे की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस से की थी। किससे, कॉर्नवालिस से, कॉर्नवालिस,
लॉर्ड कॉर्नवालिस से की थी, ठीक है भाई, याद रखना। और कब की थी? तो आप कहोगे सर जी 1792 में की थी। कब की थी? 1792 में क्या हुई थी? ये संधि हुई थी। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, इनको कहा जाता है सिविल सेवा का जनक, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले किसकी नियुक्ति की थी? तो दरोगा की नियुक्ति की थी। दरोगा जी, समझ गया? तो दरोगा की क्या की थी? इन्होंने सबसे पहले नियुक्ति की थी, इसीलिए इनको सिविल सेवा का जनक बोला जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। राइट आंसर क्या आ जाएगा? श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट, तो ये देखो, ये कुछ विशेष युद्ध हो जाएंगे, कुछ संधियां हो जाएंगी जो आपको याद रखनी है। यहां पे पीडीएफ में क्या है? नोटेड है। और ये पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगी? एप्लीकेशन पे मिलेगी। एप्लीकेशन यदि आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से आप लोग क्या कर लो, फटाफट डाउनलोड कर लो। हरी अप, गो अवे। ठीक है भाई। निम्नलिखित में से प्रशासनिक अवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? प्रशासनिक अवस्था के आधार पर, प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर किस राज्य को डलहौजी ने भाई ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो किसको? अवध को। किसको? अवध को मिला लिया था। और अवध पे पता है उन्होंने क्या, डलहौजी ने क्या शासन लगाया था? कि अवध क्या है? एक प्रशासनिक राज्य है। अवध बात नहीं मान रहा है, अवध हमारी नीतियों के विरुद्ध चल रहा है, इस वजह से अवध को क्या कर लिया? अपने साम्राज्य में जोड़ लिया। ठीक है भाई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? तो ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में क्या किए थे? डाक टिकट शुरू किए थे। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, या फिर क्या हो जाएगा? लॉर्ड ऑकलैंड। क्या हो जाएगा? लॉर्ड ऑकलैंड, या फिर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। तो जल्दी से आप लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर करेंगे। ठीक है भाई। और आपको पता होना चाहिए डाक टिकट कब जारी किए गए थे? डाक टिकट तो आप बताएंगे, जो आपके डाक टिकट हैं ये कब जारी किए गए थे? तो 1852 में डाक टिकट जारी किए गए थे। ठीक है भाई। किसके शासनकाल में? तो याद रखेंगे लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किसके? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जारी किए गए थे। समझ गए? तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ गए? विलियम बेंटिक, इसने क्या किया था? इसने 1829 में सती प्रथा से संबंधित क्या किया था? एक विशेष नियम पारित किया था, जिस वजह से सती प्रथा को पूर्ण रूप से क्या किया गया था? बंद किया गया था। तो सती प्रथा को बंद करने का श्रेय किसको जाता है? विलियम बेंटिक को जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड ने क्या किया था? जो जीटी रोड है, आपको पता होना चाहिए जीटी रोड, तो जीटी रोड नाम किसने दिया था? इसी लॉर्ड ऑकलैंड ने दिया था। किसने? लॉर्ड ऑकलैंड ने दिया था। बेसिकली जीटी रोड का पुराना नाम क्या है? सड़क ए आजम। सड़क ए आजम, सड़क ए आजम। तो सड़क ए आजम क्या हो जाएगा? जीटी रोड का नाम हो जाएगा। और ये जीटी रोड बनवाया था 1541 में। किसने? शेर खान ने बनवाया था। समझ गए? तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लाजवाब। जल्दी से आप बताओ, जल्दी से आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद की संधि के बाद, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में हुई थी। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, ये बात भी आप लोग जानते हैं। ठीक है भाई। और 1757 में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था, है ना? किसका? प्लासी का युद्ध हुआ था। चाचा रॉबर्ट क्लाइव, भूल गया है? चलो जी जल्दी से आप लोग बताओ इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मोहम्मद रजा खान, या आपका रजा सिताब राय, या फिर क्या हो जाएगा? राय दौलभ, या फिर क्या हो जाएगा? सैयद गुलाम हुसैन। इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, बहुत ही बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर बताएंगे आप लोग। शानदार भाई, शानदार, बहुत बढ़िया। तो कौन हो जाएगा? मोहम्मद रजा खान हो जाएगा। कौन? मोहम्मद रजा खान हो जाएगा। नेक्स्ट, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता की एवं उसे आशीर्वाद भी दिया? जल्दी से आप बताओ, खुसरो की सहायता किसने की? तो ये भाई गुरुओं का मामला है। ये किसका मामला है? गुरुओं का मामला है। और आपको पता होना चाहिए कि ये किससे संबंधित है? आपके सिख धर्म से संबंधित है। किससे? सिख धर्म से संबंधित है। और सिख धर्म की स्थापना किसने की? गुरु नानक ने की। किसने? नानक ने की। और हमने आपको ये 10 के 10 गुरु याद करने की एक ट्रिक भी बताई थी, नारा। क्या बताई थी हमने? नारा। हमने आपको ट्रिक बताई थी, ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है भाई। नारा, ना से हो जाएगा नानक, आ से हो जाएगा अंगद, इस आ से हो जाएगा अमरदास, और इस रा से हो जाएगा रामदास, और इस आ से हो जाएगा अर्जुन देव। तो ये हो जाएगा आपका नारा। यानी हमने 5 गुरु क्या कर लिए? 1 मिनट में याद कर लिए। 6वें गुरु कौन हो जाएंगे? तो गुरु हरगोविंद हो जाएंगे। 7वें गुरु हर राय हो जाएंगे। और 8वें गुरु हो जाएंगे गुरु हरिकिशन हो जाएंगे। और 9वें गुरु कौन हो जाएंगे? गुरु तेग बहादुर, जिनकी हत्या की थी किसने? 1675 में। किसने की थी? तो औरंगजेब ने की थी। और 10वें गुरु कौन हो जाएंगे? गुरु गोविंद सिंह, जिनका कहना है
चिड़िया देनल बाज लड़ावा, गीदड़नू में शेर बनावा, सवा लाख तय एक लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम कहावा। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। तो जल्दी से आप भाई, आपका आंसर नहीं आ रहा, क्या बात है, हम तो यहां पे कंटिन्यू चल रहे हैं, बट भाई साहब तुम पीछे रह जा रहे हो, क्या दिक्कत है, क्या बात है। तो क्या हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव, क्या हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव। ठीक है भाई। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमृतसर की स्थापना किसने की थी, तो आप क्या बताएंगे, गुरु अर्जुन देव ने की थी। समझ गए। नेक्स्ट, ये क्या हो जाएंगे भाई, सिख धर्म के 10 के 10 गुरु हो जाएंगे। ठीक है भाई। इनको भी आप लोग पढ़ लेंगे कि किस गुरु का शासनकाल कब से कब तक का था और उसकी मुख्य उपलब्धियां क्या हैं, उसकी मुख्य क्या है, उपलब्धियां क्या हैं, ये भी आपको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है भाई, समझ गए। चलो जी नेक्स्ट, सती प्रथा पर रोक किस भारतीय जनरल गवर्नर के द्वारा लगाई गई थी। तो ये आपका भाई आंसर हो जाए, और ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और जल्दी से आप लोग क्या करेंगे, इसका आंसर करेंगे, जल्दी से आप लोग इसका आंसर करेंगे भाई, क्या आंसर हो जाएगा। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार भाई शानदार। तो जल्दी से आप लोग बताएं इसका, 55 पे छोड़ दें सर, है ना। तो हाँ जी, हाँ जल्दी से आप लोग बताएं कि इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है भाई। तो देखो, सती प्रथा पर रोक लगाने वाला कौन था, अभी जस्ट हमने आपको बताया है कौन था, विलियम बेंटिक था। इसने 1829 में क्या सती प्रथा से संबंधित क्या लाया था, एक एक्ट लाया था। और 1828 में क्या हुआ था भाई, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। लेकिन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। यह भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। 1815 में आत्मीय समाज की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा, राजा राममोहन राय के द्वारा। और राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, तो अकबर सेकंड ने, किसने, अकबर द्वितीय ने। राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह कौन सा युद्ध था, निम्नलिखित में से वह कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ हुआ। ये क्वेश्चन भाई साहब, ये बिल्कुल सही बात है। मतलब हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा युद्ध था जिस युद्ध के दौरान भारत पर क्या हुआ, अंग्रेजों का सत्ता स्थापित हो गया। और वो युद्ध था कौन सा, प्लासी का युद्ध, निर्णायक युद्ध था भाई साहब, निर्णायक युद्ध। और उस प्लासी के युद्ध में आपको पता होना चाहिए कि जो आपका सिराजुद्दौला था उसकी मृत्यु हो जाती है और रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। तो क्या हो जाएगा, प्लासी का युद्ध हो जाएगा। ठीक है भाई। यानी ये कब हो जाएगा, 1757 में हुआ था। कब हुआ था, 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। ठीक है भाई। तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1764 में क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है भाई, ये भी आपको याद रखना है। चलो जी नेक्स्ट। अच्छा, बस केवल कितने क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन थे। तो 30 क्वेश्चन हमने कर लिए बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है भाई। और हर एक क्वेश्चन के बारे में हमने बहुत अच्छे से समझा है। ठीक है भाई। अब इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, आपको क्या करना है, हमने आपको बीच में एक क्वेश्चन भी दिया था होमवर्क के लिए। तो आपको क्या करना है, उसका आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। बकाया क्लास कैसी लगी है आपको, इसके बारे में आपको क्या करना है, वीडियो के कमेंट में आपको जाना है और कमेंट करना है कि क्लास आपको कैसी लगी है, ये भी आपको बताना है। बकाया जो रोज क्लास होती है, रोज क्लास का टाइम यही है। तो आप लोग रोज आएंगे और रोज पढ़ेंगे बिंदास तरीके से, अच्छे से, और खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। ठीक है भाई। तो अंत में सभी साथियों को फिर से एक बार जय हिंद, हमें कलम से क्रांति, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।